हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, पेड क्वेश्चन है। वो मैं आपको वीडियो के बीच में जहाँ भी वो क्वेश्चन बनता है वो वहाँ पर मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन बनता है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस पेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और ऐसी वीडियो मैं डेली बेसिस पे लाता रहता हूं, तो उसके लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए छोटी छोटी 10 से 15 मिनट की वीडियो होंगी, जिसमें हर वीडियो से आप लोगों को एक एक दो नंबर इंक्रीज होने ही होने हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति के बारे में जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या, है क्या, इसके अंदर इसके महत्व क्या थे, ये क्यों यहाँ पे भारत में लागू किया गया था, इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। आज की वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को हरित क्रांति के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हरित क्रांति का तात्पर्य उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म यहाँ पे अगर बात की जाए तो हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब जिस बीज की उपज क्षमता ज़्यादा हो उस टाइप की यहाँ पे बीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कीटनाशकों की बात की जा रही है कि किस तरीके से कीटनाशक का उपयोग करें कि हम अपनी उपज को बढ़ा सकें। बेहतर प्रबंधन तकनीकों का हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करें अपने कृषि में कि हम अपनी उपज को बढ़ा सकें, अच्छे किस्म के पैदावार कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हरित क्रांति की वजह से हुआ था। और इसका रीजन, हरित क्रांति का रीजन ही यही था कि हम अपने उपज को कैसे बढ़ाएं और अच्छे तरीके के उपज को कैसे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे देखेंगे एक नाम जो कि बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इनको माना जाता है हरित क्रांति का जनक। इन्होंने क्या किया था, हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का विकास करने पे इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी के बीज बनाए थे अपने साइंटिफिक तरीके से, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया था। भारत की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 में और चली थी ये 1977-78 तक। और यहाँ पे अगर ये पूछा जाए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि वो हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछ रहे हैं या फिर भारतीय हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर हरित क्रांति के जनक हैं तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। और अगर भारत के हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो भारत के हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता की थी और इसने देश की स्थिति को, खाद्य की जो कमी थी भारत में, इसमें यहाँ पे अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। हरित क्रांति की ही देन थी ये। पहले देखेंगे आज़ादी के समय तो भारत में खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन इस टाइम पे क्या है, भारत गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे कृषि से संबंधित भारत निर्यात करता है दूसरे देशों को, अग्रणी अपने आप को खड़ा कर लिया है कृषि क्षेत्र में। तो ये हरित क्रांति की ही देन थी। यहाँ पे देखेंगे तो यही आपको बताया गया कि 1967 में ये शुरू हुआ था और 1978 तक ये चला था। ठीक है, अगर अब यहाँ पे बात करें हरित क्रांति क्या है, तो नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे, जिन्होंने विश्व भर में इस प्रेरणा का नेतृत्व किया जिसने कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि के योगदान दिया। उन्होंने ही हरित क्रांति की संज्ञा दी। इस प्रकार उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, हरित क्रांति को आधुनिक तरीकों और तकनीकों के आधार पर यहाँ पे खाद्यान्नों के उत्पादन में असामान्य वृद्धि यहाँ पे प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कि हरित क्रांति की परिभाषा अगर आपसे पूछते हैं तो हम खाद्यान्नों के उत्पादन में असामान्य वृद्धि के लिए जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसको हरित क्रांति कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है प्रति इकाई भूमि की उच्च उत्पादकता या खाद्यान्न की बहुविधि आवृत्ति प्राप्त करना, यानी कि एक ज़मीन है उस पर हम जितनी पैदावार करते थे, हरित क्रांति की वजह से कई गुना ज़्यादा उसी ज़मीन से हम पैदावार कर पा रहे हैं।
ठीक है, अब बता लेंगे आप लोग हरित क्रांति क्या थी। अब हरित क्रांति के प्रमुख कारण, क्यों हरित क्रांति की जरूरत पड़ी थी भारत में या फिर विश्व में। तो हरित क्रांति से पहले भारत को खाद्य उत्पादन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था, यहाँ पे आपको पता होगा कि 1961 से लेकर 66 तक का जो पंचवर्षीय योजना थी वो काफ़ी ज़्यादा, जितना भी लक्ष्य था उसका आधा भी लोगों ने नहीं प्राप्त किया था। 5.8 या 5.6 के आसपास लक्ष्य रखा गया था और 2.4 टू 2.5 यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी, आधा भी नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो रीज़न यही था कि वहाँ पे भारत में अकाल पड़ गया था, उस समय नियमित अकाल पड़ते थे। भारत ने 2 विकट अकालों यानी जिसको सूखा कहते हैं अनुभव किया था, जिसकी वजह से भोजन का अभाव हो गया था। ये भी रीज़न था हरित क्रांति के लिए। संस्थागत वित्त का अभाव था, यानी कि हम कृषि के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे हम कृषि करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को कोई भी ऐसा यहाँ पे वित्त का यहाँ पे सहायता दे सकें जिससे वो आसानी से सारी अपने जो फैसिलिटीज़ है उसको प्राप्त कर सके कृषि के लिए। कम उत्पादकता भारत की यहाँ पे पारंपरिक कृषि पद्धतियों से अपर्याप्त, जो हम पुराने तरीके से कृषि करते थे वो खाद्यान्न को अधिक ज़्यादा मात्रा में उत्पादित नहीं कर पाता था। तो ये सारे कारण थे हरित क्रांति के, प्रमुख कारण थे। अब हरित क्रांति के घटक क्या क्या हैं, कि क्या क्या चीज़ें उसमें हम हरित क्रांति में हमने पाया, हमने क्या इंक्रीज किया। तो उच्च उपज गुणवत्ता वाले बीज हमने यहाँ पे बनाए। नॉर्मन ई बोरलॉग जैसे कृषिविदों ने मैक्सिको में एक विविध प्रकार के गेहूं के बीज विकसित किए जो एशिया और लैटिन अमेरिका में कृषकों की सहायता के लिए थे और बाद में पूरी दुनिया उच्च पैदावार उत्पन्न कर रही है उन्हीं बीजों से। ये आपका घटक था, उच्च पैदावार, उच्च उपज गुणवत्ता वाले बीज। रासायनिक उर्वरक इसका एक घटक था। हरित क्रांति के लिए बीज या पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते थे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम है। परंतु पारंपरिक यहाँ पे जो खाद्य विधियों से वो पोषक तत्व तो उनको नहीं मिल पाता है, इसलिए रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है और पुनः मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, जब उपजाऊ होगी तो उपज ज़्यादा होगी। ये एक घटक था। उसके बाद सिंचाई के बारे में यहाँ पे बात किया गया हरित क्रांति में कि रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा एवं फसलों की नियंत्रित वृद्धि के लिए जल संसाधन जरूरी होना चाहिए। कोई भी आप पैदावार करना चाहते हैं तो जल नहीं होगा तो आप पैदावार कर नहीं पाएंगे, इसलिए जल की भी अच्छी व्यवस्था की गई इसमें हरित क्रांति में। कीटनाशक या फिर जीवाणुनाशक की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। जब यहाँ पर आप लोग बीज, अच्छे किस्म के बीज ले लिए, जीवाणुओं से उनकी देखभाल भी करनी होगी, क्योंकि अगर जीवाणु हो जाएंगे तो आप अच्छे किस्म के बीज बो के भी उपज नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशकों का भी यहाँ पे हरित क्रांति में अच्छे तरीके से डेवलप किया गया इस चीज़ को। तृणनाशक और घास फूस नाशक, यानी कि जो घास फूस होते हैं उसको भी, जैसे आप अच्छे किस्म के बीज बो दिए खेतों में, उसके साथ घास फूस भी उग जाते हैं। तो घास फूस क्या करते हैं, उनकी ताकत ज़्यादा होती है, तो आपके जो खेती जिस चीज़ की है, आपने गेहूँ जैसे की है या चावल किया है, तो उसके पौधे को वो मार देता है, दबा देता है। तो ऐसे प्रकार के यहाँ पे घास फूस नाशक और तृणनाशक की यहाँ पे उत्पत्ति डेवलप किया गया उसको, जिससे वो उन घास फूस को आराम से ख़त्म किया जा सके और जिससे क्या होगा, अंत में लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे, अपनी कृषि के उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। उसके बाद है कृषि भूमि मशीनीकरण, यानी कि कृषि भूमि का आवंटन सही से किया जाए कि कौन सी भूमि उपजाऊ है वहाँ पे कृषि की जाए, बड़े भूभागों पे कृषि की जाए। इकट्ठे एक बड़े भूभाग पे कृषि हो प्रकार की खेती होगी तो उसमें ज़्यादा उत्पादकता बढ़ेगी, आसानी से सारी चीज़ें मशीनरी हम वहाँ पे कर पाएंगे उपयोग, वहाँ पे ट्रैक्टर ले जा पाएंगे, थ्रेसर ले जा पाएंगे आसानी से। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद ऋण की व्यवस्था की गई किसानों को, किसान अपने उपज का भंडारण कहाँ करें, उसको बेचें कहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हरित क्रांति में यहाँ पे इसके मुख्य घटक निकल के आए थे। अब यहाँ पे बात करें हरित क्रांति का प्रभाव, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ा था, आप सभी को पता है। कोई भी चीज़ होता है तो उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तो साथ में कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव पहले देखते हैं। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गया, भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है और खाद्य यहाँ पे अधिशेष देश यानी निर्यातक के रूप में आगे बढ़ सकता है, ये सकारात्मक हो गया। खाद्य वितरण, अभाव वाले क्षेत्रों में भंडारण और विपणन सुविधाओं के विकास के साथ भोजन मिल सकता है। पीडीएस प्रणाली ने गरीब कमज़ोर वर्गों के लिए यहाँ पे भूख को कम किया है, भूखमरी जो होती है। अगर हम उत्पादन अच्छा करेंगे कृषि क्षेत्रों का तो हम अपने लोगों को वो चीज़ दे भी सकते हैं कम पैसे में। उन्नत कृषि आय,
यानी जो कृषक हैं पहले क्या था, वो अपनी बस रोजी रोटी चला पाते थे, अपने आप भूख पेट पाल पाते थे। किसानों को ऐसे दिखाया गया होगा, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में। लेकिन आजकल क्या है, उन्नत तकनीक का प्रयोग करके किसान भी अच्छे यहाँ पे जीवन यापन कर पा रहे हैं, अच्छे यहाँ पे पैसे का मतलब कृषि के उत्पादन से अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों का विकास, हरित क्रांति के ने कृषि आधारित उद्योगों जैसे बीज कंपनियां, अच्छे टाइप का बीज कोई बना रहा है कंपनी, तो उद्योग वो भी बना सकता है अपना। अच्छे प्रकार का कोई उर्वरक है, जैसे फास्फोरस की कंपनी हो गई, पोटेशियम की कंपनी हो गई, तो कीटनाशकों का उत्पादन करने के लिए कंपनी बनाई जाएगी। ऑटो ट्रैक्टर का उपयोग हो, आप थ्रेसर का यूज करेंगे। पहले क्या था, थ्रेसर से नहीं काटते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली से आप हल जोतते थे, जो वो अब देखेंगे उसको आप ट्रैक्टर से जोतते हैं, लेकिन पहले बैलों से जोतते थे। तो कई चीज़ें यहाँ पर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी का विकास कृषि क्षेत्र पे ही आधारित था। कृषि क्षेत्र नहीं बढ़ता तो ट्रैक्टर वाली कंपनी नहीं डेवलप हो पाती। ये सारी चीज़ें क्या है, सकारात्मक हैं। आगे यहाँ पे अगर नकारात्मक की भी बात करें तो नकारात्मक में क्या है, अंतर्वैयक्तिक असमानताएं। चूँकि हरित क्रांति ने भूमि के विशाल भूभाग के साथ व्यक्तिगत किसानों को लाभान्वित किया। जो बड़े किसान थे उनको ज़्यादा लाभ मिला, छोटे किसानों को कम लाभ मिला। तो क्या होगा, अंतर्वैयक्तिक असमानताएं हो गई, क्षेत्रीय असमानता हो गई। कहीं कहीं पे ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है, कहीं पे ज़मीन कम उपजाऊ है, तो क्या होगा, उससे क्षेत्रीय असमानताएं होंगी। कहीं का किसान ज़्यादा आय उत्पन्न कर पाएगा, कहीं का कम उत्पन्न कर पाएगा। विषम खेती पैटर्न, फसलों की पसंद गेहूं और चावल के पक्ष में रही हैं और फसलों को प्रभावित किया, जैसे दलहन दाल की हो गई, तिलहन हो गई, मक्का हो गई, ये सारी चीज़ें प्रभावित हुई क्योंकि लोग कहाँ पे ज़्यादा क्या चीज़ ज़्यादा बोते थे, गेहूं और चावल ज़्यादा बोते थे। मृदा उर्वरकों में अभाव, एक ही भूमि पर साल दर साल एकल कृषि यानी एक ही कृषि कर रहे हैं, धान ही धान बो रहे हैं, मतलब चावल जिसको कहते हैं, या फिर गेहूं ही गेहूं बो रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ की उपजाऊपन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ गया। तो ये था दोस्तों आज का पूरा वीडियो हरित क्रांति के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप ही लोगों के लिए इतना डिटेल में यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर देखना है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसके बारे में आपको पता चलता रहे। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।